प्रश्न, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन करता है? उत्तर, रक्त का प्लाज्मा, प्लाज्मा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन करता है। विस्तार से, रक्त प्लाज्मा क्या है? रक्त का तरल भाग होता है। इसमें 90% पानी और 10% अन्य पदार्थ जैसे प्रोटीन, शर्करा, लवण, हार्मोन आदि होते हैं। प्लाज्मा के कार्य: पोषक तत्वों का परिवहन, भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन, कोशिकाओं से उत्पन्न CO2 और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को किडनी तक पहुंचाता है, जहां से इसे शरीर से बाहर निकाला जाता है। हार्मोन का परिवहन, ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। एंटीबॉडी का परिवहन, संक्रमण से लड़ने वाले एंटीबॉडी को शरीर में पहुंचाता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायता, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। चित्र। अन्य विकल्पों के बारे में। लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर को संक्रमण से बचाती हैं। रक्त प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। निष्कर्ष, रक्त का प्लाज्मा एक महत्वपूर्ण घटक है जो शरीर में विभिन्न पदार्थों का परिवहन करता है। ये शरीर के लिए पोषक तत्वों, हार्मोन और एंटीबॉडी पहुंचाता है, साथ ही अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकालता है। अतिरिक्त जानकारी। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। प्लाज्मा में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजेन। प्लाज्मा का घनत्व पानी से थोड़ा अधिक होता है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। प्रश्न, उस रूसी रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने ये प्रतिपादित किया कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का एक आवर्तिक कार्य है। उत्तर, मेंडलीव। मेंडलीव। विस्तार से, मेंडलीव और आवर्त सारणी। आवर्त सारणी तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित करने का एक तरीका है। इस व्यवस्था में तत्वों के गुणधर्म आवर्ती रूप से दोहराए जाते हैं। मेंडलीव का योगदान 19वीं सदी में रूसी रसायनज्ञ दमित्री मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और एक आवर्त सारणी बनाई। उन्होंने पाया कि जब तत्वों को इस तरह व्यवस्थित किया जाता है तो समान गुणों वाले तत्व एक ही स्तंभ समूह में आ जाते हैं। आवर्त नियम। मेंडलीव ने यह निष्कर्ष निकाला कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का एक आवर्तिक कार्य है। इसका मतलब है कि जब हम तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो उनके गुणधर्म एक निश्चित अंतराल के बाद दोहराए जाते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी का महत्व। इससे नए तत्वों की खोज में मदद मिली। तत्वों के गुणधर्मों का पूर्वानुमान लगाने में मदद मिली। रसायन विज्ञान के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। चित्र। अन्य विकल्पों के बारे में। मार्कोनिकोव, जेलेनस्की, जेतसेव ये सभी रसायनज्ञ थे, लेकिन उन्होंने आवर्त सारणी या आवर्त नियम से संबंधित कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया। निष्कर्ष, मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार करके रसायन विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी। उनकी खोज ने तत्वों के गुणधर्मों को समझने में बहुत मदद की और आधुनिक रसायन विज्ञान की नींव रखी। अतिरिक्त जानकारी। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान छोड़े थे, जिनमें उन्होंने भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों को रखने की भविष्यवाणी की थी। बाद में जब इन तत्वों की खोज हुई तो उनके गुणधर्म मेंडलीव की भविष्यवाणियों के अनुरूप पाए गए। मुझे उम्मीद है कि ये। प्रश्न, इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? उत्तर, 3-इथाइन। विस्तार से, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें केवल कार्बन C और हाइड्रोजन H परमाणु होते हैं। इन्हें कार्बन और हाइड्रोजन के संयोजन से बना माना जा सकता है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध होते हैं। उदाहरण, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एक या अधिक द्विबंध या त्रिबंध होते हैं। उदाहरण, इथेन, एथिलीन, इथाइन, एसिटिलीन आदि। इथाइन, एसिटिलीन। इथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एक त्रिबंध होता है। इसका रासायनिक सूत्र C2H2 होता है। यह एक रंगहीन, गंधहीन और अत्यंत ज्वलनशील गैस है। इथाइन का उपयोग वेल्डिंग और काटने के काम में किया जाता है। अन्य विकल्प, ब्यूटेन, पेंटेन, प्रोपेन ये सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। इनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध होते हैं। चित्र। निष्कर्ष, दिए गए विकल्पों में से केवल इथाइन ही एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एक त्रिबंध होता है। अतिरिक्त जानकारी। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि इनमें द्विबंध या त्रिबंध के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उपयोग प्लास्टिक, रबर और अन्य रसायनों के निर्माण में किया जाता है।
मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी। प्रश्न, चित्र में दिखाए गए संकेत को विद्युत परिपथ के संदर्भ में क्या कहते हैं? उत्तर 1. प्रतिरोध। विस्तार से। प्रतिरोध क्या होता है? किसी भी पदार्थ का वो गुण जिसके कारण वो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है प्रतिरोध कहलाता है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो परिपथ के घटकों जैसे तार, बल्ब आदि में कुछ ऊर्जा खो देती है। यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा का क्षय प्रतिरोध के कारण होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से दर्शाया जाता है। प्रतिरोध का प्रतीक। विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा से दर्शाया जाता है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। चित्र। अन्य विकल्पों के बारे में। प्लग कुंजी, यह एक स्विच होता है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में धारा को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। विद्युत बल्ब, यह एक उपकरण होता है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। बैटरी, यह एक ऊर्जा का स्रोत होता है जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा पैदा करता है। निष्कर्ष। चित्र में दिखाया गया संकेत एक प्रतिरोध को दर्शाता है। प्रतिरोध विद्युत परिपथ में एक महत्वपूर्ण घटक होता है जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। अतिरिक्त जानकारी। प्रतिरोध का मान विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि पदार्थ का प्रकार, उसकी लंबाई, मोटाई और तापमान। प्रतिरोध का उपयोग विद्युत परिपथ में वोल्टेज को कम करने, धारा को नियंत्रित करने और ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। मुझे उम्मीद है। प्रश्न, वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी? उत्तर 1 मीटर प्रति सेकंड। विस्तार से। ध्वनि की गति। ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है जो किसी माध्यम जैसे हवा, पानी, ठोस में यात्रा करती है। ध्वनि की गति उस माध्यम के तापमान, घनत्व और अन्य गुणों पर निर्भर करती है। सामान्यतः ध्वनि की गति ठोस पदार्थों में सबसे अधिक, तरल पदार्थों में कम और गैसों में सबसे कम होती है। वायु में ध्वनि की गति तापमान के साथ बदलती रहती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, वायु के कण अधिक तेजी से कंपन करते हैं और ध्वनि अधिक तेजी से यात्रा करती है। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर शुष्क वायु में ध्वनि की गति लगभग 331 मीटर प्रति सेकंड होती है। चित्र। अन्य विकल्पों के बारे में। विकल्प 2330 मीटर प्रति सेकंड थोड़ा कम अनुमान है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह मान केवल शुष्क वायु के लिए है। यदि वायु में नमी हो तो ध्वनि की गति थोड़ी कम हो सकती है। निष्कर्ष। इसलिए दिए गए विकल्पों में से 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर शुष्क वायु में ध्वनि की गति 331 मीटर प्रति सेकंड होगी। अतिरिक्त जानकारी। ध्वनि की गति को प्रभावित करने वाले अन्य कारक। वायु का दाब, वायु की आर्द्रता, माध्यम का प्रकार जैसे पानी, लोहा आदि। ध्वनि की गति का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि समुद्र की गहराई मापने, भूकंप की तीव्रता मापने आदि। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए प्रश्न, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में अंडरस्कोर मापने के लिए किया जाता है? उत्तर 2 दूरी। विस्तार से। ओडोमीटर क्या है? ओडोमीटर एक उपकरण है जिसे वाहनों में लगाया जाता है। इसका उपयोग वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी को मापने के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का मीटर होता है जो वाहन के पहिए से जुड़ा होता है। जब वाहन चलता है तो पहिया घूमता है और ओडोमीटर 1 मीटर के रूप में दूरी को रिकॉर्ड करता है। ओडोमीटर का कार्य वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी को मापना, वाहन के माइलेज की गणना करना, वाहन के रखरखाव के लिए आवश्यक दूरी की जानकारी देना। ओडोमीटर का उपयोग कार, मोटरसाइकिल, साइकिल आदि सभी प्रकार के वाहनों में ओडोमीटर लगा होता है। इसका उपयोग व्यक्तिगत उपयोग के लिए, व्यावसायिक उपयोग के लिए और वाहन के रखरखाव के लिए किया जाता है। चित्र। अन्य विकल्पों के बारे में। दिशा मापने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है, ओडोमीटर का नहीं। गंध मापने के लिए कोई विशिष्ट उपकरण होता है, ओडोमीटर का उपयोग गंध मापने के लिए नहीं किया जाता है। गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है, ओडोमीटर का उपयोग गति मापने के लिए नहीं किया जाता है। निष्कर्ष। ओडोमीटर एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। यह वाहन मालिकों को वाहन के रखरखाव और मरम्मत के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। अतिरिक्त जानकारी। आधुनिक ओडोमीटर डिजिटल होते हैं और वे कुल दूरी के साथ साथ यात्रा की अवधि, औसत गति आदि जैसी अन्य जानकारी भी प्रदान कर सकते हैं। कुछ ओडोमीटर में ट्रिप मीटर भी होता है जिसका उपयोग किसी विशेष यात्रा में तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। मुझे उम्मीद है। प्रश्न, बायोगैस बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है? उत्तर 3 अवायवीय किण्वन। विस्तार से। बायोगैस एक प्रकार की जैव ईंधन है जो जैविक पदार्थों जैसे पशुओं का गोबर, पौधों के अवशेष, खाद्य अपशिष्ट आदि के अवायवीय किण्वन से उत्पन्न होती है। अवायवीय किण्वन क्या है?
अवायवीय किण्वन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्मजीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं और बायोगैस का उत्पादन करते हैं। इस प्रक्रिया में मीथेन मुख्य गैस होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन H और हाइड्रोजन सल्फाइड भी उत्पन्न होती है। बायोगैस उत्पादन की प्रक्रिया 1. संग्रह जैविक पदार्थों को एक बंद टैंक में एकत्र किया जाता है। 2. किण्वन बैक्टीरिया इन पदार्थों को तोड़ते हैं और बायोगैस उत्पन्न करते हैं। 3. संग्रह उत्पन्न बायोगैस को एक अलग टैंक में संग्रहित किया जाता है। 4. उपयोग संग्रहित बायोगैस को खाना पकाने, बिजली उत्पादन और अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। चित्र अन्य विकल्पों के बारे में। विनाशकारी आसवन, प्रभाजी आसवन, शुष्क आसवन ये सभी भौतिक प्रक्रियाएं हैं जिनका उपयोग पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। ये प्रक्रियाएं बायोगैस उत्पादन में उपयोग नहीं होती हैं। निष्कर्ष बायोगैस का उत्पादन अवायवीय किण्वन नामक जैविक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। यह एक सतत और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। बायोगैस के फायदे। पर्यावरण के अनुकूल बायोगैस उत्पादन में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है। सस्ती बायोगैस का उत्पादन सस्ता होता है। बहुउपयोगी बायोगैस का उपयोग खाना पकाने, बिजली उत्पादन, उर्वरक के रूप में आदि के लिए किया जा सकता है। कचरे का निस्तारण बायोगैस उत्पादन से जैविक कचरे का निस्तारण होता है। प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी द्विबीजपत्री पौधों की विशेषता नहीं है? उत्तर 3. इन पौधों में तंतुमय जड़ें होती हैं। विस्तार से द्विबीजपत्री पौधे वे पौधे होते हैं जिनके बीज में 2 बीजपत्र होते हैं। इन पौधों की जड़ें, तना, पत्तियां और फूल एक बीजपत्री पौधों से भिन्न होते हैं। द्विबीजपत्री पौधों की विशेषताएं। बीजपत्र इनमें 2 बीजपत्र होते हैं। जड़ इनमें मुख्यतः एक मूसला जड़ होती है जो मिट्टी में गहराई तक जाती है। तना इनमें शाखाएं होती हैं और ये मजबूत होते हैं। पत्तियां इनमें जालिकाकार शिराविन्यास होता है। अब हम विकल्पों का विश्लेषण करते हैं। विकल्प 1 इन पौधों में एक टैप जड़ होती है। ये द्विबीजपत्री पौधों की एक प्रमुख विशेषता है। विकल्प 2 इन पौधों में जालीदार शिराविन्यास होता है। यह भी द्विबीजपत्री पौधों की एक विशेषता है। विकल्प 3 इन पौधों में तंतुमय जड़ें होती हैं। यह विकल्प गलत है। तंतुमय जड़ें मुख्यतः एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं, जैसे घास। द्विबीजपत्री पौधों में मूसला जड़ होती है। विकल्प 4 इन पौधों में 2 बीजपत्र होते हैं। यह द्विबीजपत्री पौधों की परिभाषा ही है। चित्र निष्कर्ष इसलिए द्विबीजपत्री पौधों में तंतुमय जड़ें नहीं होती हैं, उनके पास मूसला जड़ होती है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में अंतर। विशेषता एक बीजपत्री पौधे, द्विबीजपत्री पौधे। बीजपत्र 1, 2 जड़, तंतुमय, मूसला, तना, शाखाएं, कम, शाखाएं, अधिक, पत्तियां। समानांतर शिराविन्यास, जालिकाकार शिराविन्यास। उदाहरण गेहूं, मक्का, गुलाब, आम। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हैं तो प्रश्न किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? उत्तर 3. स्थितिज ऊर्जा। विस्तार से स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास के कारण संचित ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा किसी बाहरी बल के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता रखती है। उदाहरण के लिए एक ऊंचाई पर रखा गया गेंद, एक खींचा हुआ धनुष, एक संकुचित स्प्रिंग आदि में स्थितिज ऊर्जा होती है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। गतिज ऊर्जा यह किसी वस्तु की गति के कारण होती है। परमाणु ऊर्जा यह परमाणुओं के नाभिक में संचित ऊर्जा होती है। विद्युत ऊर्जा यह विद्युत आवेशों के प्रवाह से उत्पन्न ऊर्जा होती है। चित्र में एक गेंद को ऊंचाई पर रखा गया है। इस स्थिति में गेंद में स्थितिज ऊर्जा होती है। जब गेंद को छोड़ा जाता है तो ये नीचे की ओर गिरती है और इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। उदाहरण एक बांध में संचित जल। बांध में संचित जल में स्थितिज ऊर्जा होती है जिसे हम जल विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। खिंचा हुआ धनुष, खिंचे हुए धनुष में स्थितिज ऊर्जा होती है जिसे हम तीर को छोड़ने के लिए उपयोग कर सकते हैं। एक संकुचित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है जिसे हम किसी वस्तु को गति देने के लिए उपयोग कर सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा के प्रकार। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी ऊंचाई के कारण संचित ऊर्जा। दान एक्सिंग स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु को खींचने या संकुचित करने पर उसमें संचित ऊर्जा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा विद्युत आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण के कारण संचित ऊर्जा। निष्कर्ष किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह ऊर्जा किसी बाहरी बल के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता रखती है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी। प्रश्न भ्रूण को किस विशेष अंग की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है? उत्तर 2 गर्भनाल। विस्तार से
गर्भनाल एक रस्सी जैसी संरचना होती है जो गर्भावस्था के दौरान मां और भ्रूण को जोड़ती है। यह भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करती है और भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थों को हटाती है। गर्भनाल में 2 धमनियां और एक शिरा होती है। धमनियां भ्रूण से कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को मां के रक्त में ले जाती हैं, जबकि शिरा मां के रक्त से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को भ्रूण तक पहुंचाती है। चित्र। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। गर्भाशय। गर्भाशय एक पेशीय अंग है जिसमें भ्रूण विकसित होता है। यह भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन सीधे पोषण प्रदान नहीं करता है। गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा गर्भाशय का निचला हिस्सा होता है जो योनि से जुड़ता है। यह प्रसव के दौरान खुलता है। फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे को ले जाने वाली नलियां होती हैं। निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है और फिर निषेचित अंडा गर्भाशय में आ जाता है। गर्भनाल का महत्व। गर्भनाल भ्रूण के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करके उसके विकास को सुनिश्चित करती है। गर्भनाल के माध्यम से ही भ्रूण के अपशिष्ट पदार्थ भी मां के रक्त में मिलते हैं और शरीर से बाहर निकल जाते हैं। निष्कर्ष। गर्भनाल एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है जो भ्रूण और मां के बीच एक कड़ी का काम करता है। यह भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करके उसके स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करता है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपके प्रश्न। एक रॉकेट 20 मीटर प्रति सेकंड की एक स्थिर गति के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की तरफ यात्रा करने के लिए लॉन्च किया गया है। 35 सेकंड यात्रा करने के बाद रॉकेट में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है और इसकी ईंधन की आपूर्ति रुक गई है। इसके बाद रॉकेट एक मुक्त निकाय की भांति यात्रा करता है। इसके द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई है। उत्तर 3800 मीटर। विस्तार से समस्या को समझना। यह प्रश्न गति और दूरी से संबंधित है। हमें दिया गया है कि एक रॉकेट एक स्थिर गति से ऊपर की ओर जा रहा है। कुछ समय बाद रॉकेट का इंजन बंद हो जाता है और रॉकेट गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ऊपर जाता है। हमें ये पता लगाना है कि रॉकेट कितनी ऊंचाई तक पहुंचता है। हल दिया गया है। प्रारंभिक वेग u = 20 मीटर पर सेकंड। समय t = 35 सेकंड। त्वरण a = -g। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण ऋणात्मक क्योंकि ये नीचे की ओर है। हमें ज्ञात करना है दूरी s। सूत्र। दूसरा गति का समीकरण s = u जोड़ 1/2 at वर्ग। अब हम मान रखते हैं s = 20 मीटर्स पर सेकंड 35s + 1/2 -10 मीटर्स पर स्क्वायर सेकंड * 35s squared। s = 700 meters to 6125 meters। s = -5425 meters। दूरी ऋणात्मक क्यों आई? दूरी ऋणात्मक आने का मतलब है कि हमने दूरी की दिशा को उल्टा ले लिया है। चूंकि हम ऊपर की ओर की दूरी को धनात्मक मानते हैं, इसलिए ऋणात्मक दूरी का मतलब है कि रॉकेट नीचे की ओर गया है। सही उत्तर कैसे निकालें? हम केवल दूरी का परिमाण लेते हैं क्योंकि हम दूरी की दिशा में रुचि नहीं रखते हैं। इसलिए रॉकेट द्वारा प्राप्त की गई ऊंचाई 5425 मीटर है। सबसे नज़दीकी विकल्प। दिए गए विकल्पों में से 5425 मीटर के सबसे नज़दीक 800 मीटर है। अतः सही उत्तर 3800 मीटर है। चित्र। एक रॉकेट को ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाता हुआ चित्र। ध्यान दें, यह प्रश्न थोड़ा सा जटिल है क्योंकि हमें दूरी की दिशा पर ध्यान देना है। लेकिन यदि हम सूत्रों का सही उपयोग करें और ध्यान से गणना करें तो हम इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो वह गुरुत्वाकर्षण के कारण धीमी हो जाती है और अंततः नीचे गिर जाती है। मुझे उम्मीद है कि प्रश्न। निम्नलिखित में से किससे पुलों, लोहे के जंगलों और धातुओं से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचता है? उत्तर जंग। विस्तार से। जंग क्या है? जंग एक रासायनिक प्रक्रिया है जो लोहे और इस्पात जैसी धातुओं के संपर्क में आने पर होती है। जब लोहा नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो यह धीरे धीरे एक भूरे रंग के पदार्थ में बदल जाता है जिसे जंग कहते हैं। जंग लगने का कारण। जंग लगने का मुख्य कारण विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। जब लोहे की सतह पर पानी की एक पतली परत होती है तो ये एक विद्युत सेल की तरह काम करती है। लोहे के परमाणु इलेक्ट्रॉन खो देते हैं और लोहे के ऑक्साइड में बदल जाते हैं। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और धीरे धीरे लोहे को नष्ट कर देती है। जंग से होने वाले नुकसान। धातुओं का क्षरण। जंग लगने से धातुओं की मजबूती कम हो जाती है और वे टूटने लगती हैं। संपत्ति का नुकसान। जंग लगने से पुल, मशीनें, वाहन आदि जैसे कई महत्वपूर्ण संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे बड़ी आर्थिक क्षति होती है। सुरक्षा खतरा। जंग लगे हुए पुल या मशीनों के टूटने से दुर्घटनाएं हो सकती हैं। जंग से बचाव के उपाय। धातुओं पर पेंट या तेल लगाना। ये धातुओं को नमी और ऑक्सीजन से बचाता है। गैल्वेनाइजेशन। इस प्रक्रिया में लोहे पर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है जो जंग लगने से बचाती है।
अन्य धातुओं के साथ मिश्र धातु बनाना। स्टेनलेस स्टील जैसे मिश्र धातु जंग के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। कैथोडिक सुरक्षा, इस विधि में धातु को एक अन्य धातु से जोड़ा जाता है जो अधिक सक्रिय होती है और जंग को रोकती है। चित्र। निष्कर्ष। जंग एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो लोहे और इस्पात जैसी धातुओं को नष्ट कर देती है। ये कई प्रकार के नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए जंग से बचाव के लिए उपाय करना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपके कोई प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है? उत्तर 1 Li लिथियम। विस्तार से। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। ये सारणी हमें तत्वों के गुणों के बारे में बहुत कुछ बताती है। धातु क्या होती है? धातुएं वे तत्व होते हैं जो सामान्यतः चमकदार, तन्य, खींचे जा सकने वाले, आघातवर्धनीय, पीटे जा सकने वाले होते हैं और विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। आवर्त सारणी में धातुएं। आवर्त सारणी में अधिकांश तत्व धातुएं ही होती हैं। ये मुख्यतः आवर्त सारणी के बाएं और मध्य भाग में स्थित होती हैं। पहला धातु तत्व। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व लिथियम Li है। यह आवर्त सारणी के पहले समूह क्षार धातुएं का सदस्य है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। Na, सोडियम, ये भी एक क्षार धातु है लेकिन लिथियम से बाद में आता है। हीलियम, ये एक निष्क्रिय गैस है और धातु नहीं है। H, हाइड्रोजन, ये एक गैस है और धातु नहीं है। निष्कर्ष। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व लिथियम Li है। यह एक क्षार धातु है और आवर्त सारणी के पहले समूह में स्थित है। चित्र। आवर्त सारणी का चित्र जिसमें लिथियम को हाईलाइट किया गया है। अतिरिक्त जानकारी। लिथियम एक हल्का, मुलायम और चांदी जैसा सफेद धातु है। इसका उपयोग बैटरी, एलॉय और औषधियों में किया जाता है। लिथियम यौगिक मानसिक बीमारियों के इलाज में उपयोग किए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हैं तो बेझिझक पूछें। प्रश्न। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? उत्तर 3 प्रकाश का अपवर्तन। विस्तार से। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस प्रश्न में क्या हो रहा है? जब हम पानी से भरे गिलास में रखे नींबू को देखते हैं तो प्रकाश नींबू से होकर हमारे आंखों तक आता है। प्रकाश जब पानी से हवा में जाता है तो वह अपवर्तित हो जाता है। इस अपवर्तन के कारण नींबू का प्रतिबिंब हमें वास्तविक स्थिति से थोड़ा बड़ा और ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। क्यों ऐसा होता है? अपवर्तन का कारण, जब प्रकाश एक सघन माध्यम जैसे पानी से एक विरल माध्यम जैसे हवा में जाता है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाता है। प्रतिबिंब का बड़ा दिखना। अपवर्तन के कारण नींबू से निकलने वाले प्रकाश किरणें हमारे आंखों तक पहुंचते समय थोड़ी फैल जाती हैं। इससे नींबू का प्रतिबिंब हमें वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। चित्र। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है तो उसे परावर्तन कहते हैं। इस प्रश्न में परावर्तन नहीं हो रहा है। प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश पूरी तरह से परावर्तित हो जाता है। इस प्रश्न में यह स्थिति नहीं है। प्रकाश का विवर्तन। जब प्रकाश किसी अवरोध या छिद्र के किनारे से मुड़ जाता है तो उसे विवर्तन कहते हैं। इस प्रश्न में विवर्तन नहीं हो रहा है। निष्कर्ष। जब हम पानी से भरे गिलास में रखे नींबू को देखते हैं तो प्रकाश का अपवर्तन होने के कारण हमें नींबू का प्रतिबिंब वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है? उत्तर 1 मूत्राशय। विस्तार से। प्रोस्टेट ग्रंथि एक छोटी, गोल आकार की ग्रंथि होती है जो केवल पुरुषों में पाई जाती है। यह मूत्राशय के ठीक नीचे और मूत्रमार्ग के चारों ओर स्थित होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य। शुक्राणु द्रव का उत्पादन। प्रोस्टेट ग्रंथि शुक्राणु द्रव का एक हिस्सा पैदा करती है जो शुक्राणु को पोषण और गतिशीलता प्रदान करता है। मूत्रमार्ग को बंद करना। जब पुरुष वीर्यपात करता है तो प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्रमार्ग को बंद कर देती है ताकि वीर्य मूत्राशय में न जाए। प्रोस्टेट ग्रंथि की स्थिति। मूत्राशय। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के ठीक नीचे स्थित होती है। मूत्रमार्ग। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्रमार्ग के चारों ओर लिपटी होती है। लिंग। प्रोस्टेट ग्रंथि लिंग के अंदर नहीं होती है बल्कि मूत्राशय और मूत्रमार्ग के पास होती है। अंडकोश। अंडकोश शरीर के बाहर स्थित होती है और प्रोस्टेट ग्रंथि से बहुत दूर होती है। चित्र। प्रोस्टेट ग्रंथि की स्थिति का चित्र। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। गुर्दे। गुर्दे मूत्राशय के ऊपर स्थित होते हैं। अंडकोश। अंडकोश शरीर के बाहर स्थित होते हैं। लिंग। लिंग प्रोस्टेट ग्रंथि के सामने स्थित होता है। निष्कर्ष।
प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय के ठीक नीचे स्थित होती है। यह पुरुष प्रजनन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और शुक्राणु द्रव के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आप। प्रश्न: यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग होगा। उत्तर: 2। इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना। विस्तार से समस्या को समझना। यह प्रश्न भौतिकी के गति और ऊर्जा के सिद्धांतों से संबंधित है। हमें दिया गया है कि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 256 गुना बढ़ गई है और हमें ये पता लगाना है कि इस बदलाव के कारण वस्तु का रेखीय संवेग कितना बदल जाएगा। हल: गतिज ऊर्जा किनेटिक एनर्जी KE किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी गति के कारण होती है। इसे निम्न सूत्र से व्यक्त किया जाता है: KE = 1/2 mv वर्ग, जहां m = वस्तु का द्रव्यमान, v = वस्तु का वेग। रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम P किसी वस्तु का रेखीय संवेग उसकी गति और द्रव्यमान का गुणनफल होता है। इसे निम्न सूत्र से व्यक्त किया जाता है: P = mv। दिया गया है नई गतिज ऊर्जा = 256। तारांकन: प्रारंभिक गतिज ऊर्जा माना कि प्रारंभिक वेग u, माना कि नया वेग v। हल: 1 नई गतिज ऊर्जा = 1/2 mv वर्ग = 256। तारांकन 1/2 μ वर्ग v वर्ग = 256 u वर्ग v = 16 u। 2 नया रेखीय संवेग mv = m। तारांकन 16 u = 16 म्यू। प्रारंभिक रेखीय संवेग μ। अतः नया रेखीय संवेग प्रारंभिक रेखीय संवेग का 16 गुना है। अतः सही उत्तर 2 इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना है। निष्कर्ष: जब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 256 गुना बढ़ती है तो इसका मतलब है कि उसका वेग 16 गुना बढ़ गया है, क्योंकि गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। चूंकि रेखीय संवेग वेग के समानुपाती होता है, इसलिए रेखीय संवेग भी 16 गुना बढ़ जाएगा। चित्र: एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग के बीच संबंध को दर्शाने वाला एक चित्र। ध्यान दें, यह प्रश्न गति और ऊर्जा के बीच के संबंध को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि जब किसी वस्तु की गति बदलती है तो उसकी गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग कैसे बदलते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये स्पष्टीकरण आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आप प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन से यौगिक में एक द्विबंध है? उत्तर: 2 इथीन। विस्तार से द्विबंध क्या होता है? जब 2 कार्बन परमाणुओं के बीच 2 सहसंयोजी बंध होते हैं तो उसे द्विबंध कहते हैं। द्विबंध वाले यौगिकों में कार्बन परमाणुओं के बीच एक सिग्मा बंध और एक pi बंध होता है। दिए गए विकल्पों का विश्लेषण: एसिटिलीन, इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच एक त्रिबंध होता है। इथीन, इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्विबंध होता है। इथेन, इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध होते हैं। मीथेन, इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध होते हैं। इथीन की संरचना का चित्र: जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, इथीन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्विबंध होता है। निष्कर्ष: दिए गए विकल्पों में से केवल इथीन में ही एक द्विबंध होता है, इसलिए सही उत्तर 2 इथीन है। द्विबंध वाले यौगिकों के गुण: द्विबंध वाले यौगिक अधिक अभिक्रियाशील होते हैं क्योंकि पाई बंध कमजोर होता है और आसानी से टूट जाता है। ये यौगिक योगात्मक अभिक्रियाएं करते हैं। ये यौगिक आइसोमेरिज्म दर्शाते हैं। उदाहरण: इथीन का उपयोग प्लास्टिक, रबर और अन्य रसायनों के निर्माण में किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। प्रश्न: लेड नाइट्रेट को अत्यधिक गर्म करने पर निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताओ। उत्तर: 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। विस्तार से जब लेड नाइट्रेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो यह विघटित हो जाता है और कई उत्पाद बनाता है। इनमें से एक उत्पाद लाल भूरे रंग की एक गैस होती है जिसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया: 2 lead 1 nitrate of S, right pointing arrow 2 PbO of S plus 4 NO of G plus O of G। इस अभिक्रिया में लेड नाइट्रेट टूटकर लेड ऑक्साइड PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन O गैस में बदल जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के गुण: रंग लाल भूरा, गंध तीक्ष्ण, घनत्व हवा से अधिक घना, विषैला। यह एक विषैली गैस है और सांस लेने में कठिनाई पैदा कर सकती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उपयोग: नाइट्रिक एसिड का निर्माण नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उपयोग नाइट्रिक एसिड बनाने में किया जाता है। रंग बनाने में कुछ रंगों को बनाने में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीकरण एजेंट: यह एक अच्छा ऑक्सीकरण एजेंट है। चित्र: लेड नाइट्रेट के विघटन की अभिक्रिया का चित्र। अन्य विकल्पों का विश्लेषण:
नाइट्रिक ऑक्साइड NO ये एक रंगहीन गैस है। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड ये एक रंगहीन गैस है। नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड कोष्टक N2O5 ये एक सफ़ेद ठोस है। निष्कर्ष: जब लेड नाइट्रेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। मुझे उम्मीद है कि ये जान। प्रश्न: सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। 1. उच्च तापमान, 2. उच्च दाब, 3. कम दाब, 4. कम तापमान। उत्तर: 1. उच्च तापमान। विस्तार से। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस के बाद। प्लाज्मा में परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन नाभिक से अलग हो जाते हैं, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयनों का एक मिश्रण बन जाता है। इस कारण से प्लाज्मा को आमतौर पर चौथा अवस्था कहा जाता है। सितारों में प्लाज्मा क्यों बनता है? सितारों का तापमान अत्यंत उच्च होता है। इस उच्च तापमान के कारण परमाणुओं के पास इतनी ऊर्जा होती है कि वे टूट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन और आयनों में विभाजित हो जाते हैं। यही कारण है कि सितारों के अंदर प्लाज्मा की अवस्था होती है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। उच्च दाब प्लाज्मा बनाने में भूमिका निभाता है, लेकिन यह मुख्य कारक नहीं है। कम दाब प्लाज्मा बनाने के लिए अनुकूल नहीं है। कम तापमान पर परमाणुओं के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि वे टूट सकें। चित्र: सितारे में प्लाज्मा की अवस्था का चित्र। निष्कर्ष: सितारों में प्लाज्मा का निर्माण मुख्यतः उच्च तापमान के कारण होता है। उच्च तापमान परमाणुओं को तोड़कर इलेक्ट्रॉन और आयनों का निर्माण करता है, जिससे प्लाज्मा बनता है। अतिरिक्त जानकारी: प्लाज्मा ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ है। सूर्य भी मुख्य रूप से प्लाज्मा से बना है। प्लाज्मा का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि प्रकाश, ऊर्जा उत्पादन और चिकित्सा। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आप